जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे 12th क्लास का 7वां अध्याय जिसका नाम है परिवहन। हम परिवहन के बारे में जानते हैं। हम सबको पता है कि परिवहन की जरूरत क्यों पड़ती है। परिवहन की जरूरत जो है वो बेसिकली वस्तु व सेवाओं के आदान प्रदान के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? परिवहन की। अब हम सब जने ये जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे परिवहन का मुख्य आधार क्या था। प्राचीन काल में हमारा परिवहन का मुख्य आधार बैलगाड़ी रहा होगा और धीरे धीरे विकसित होते होते आज हम एरोप्लेन तक पहुंच गए। तो अब देखिए, परिवहन के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानते हैं। अगर परिवहन के प्रमुख प्रकारों के बारे में बात की जाए तो इसका प्रमुख पहला प्रकार है स्थल, यानी कि स्थल मार्गों पर होने वाला जो परिवहन होगा वो स्थल परिवहन कहलाएगा। और ये दो प्रकार का होता है, बेसिकली सड़क और रेल। ठीक है। दूसरा हमारा परिवहन का प्रकार है जल, तीसरा वायु और चौथा जो है वो पाइपलाइन। अब बेसिकली ये तीनों जो है वो सामान और व्यक्तियों दोनों के लिए परिवहन का माध्यम होता है। लेकिन जो पाइपलाइन है ये सिर्फ तरल वस्तुओं के लिए। कौन सी? तरल वस्तु, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जल हो गया, इनके परिवहन के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 परिवहन के प्रकार आते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। हम इन चारों को एक एक करके जानेंगे। आइए उससे पहले जानते हैं कि हम परिवहन के लिए कौन सा माध्यम चुनेंगे, वो किस आधार पर निर्भर करता है। मतलब हम स्थल परिवहन का यूज करेंगे, जल का, वायु का या पाइपलाइन का, उनके आधार के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, चयन का जो आधार रहेगा उसके प्रमुख 3 पॉइंट है हमारे पास में। एक तो वस्तु और सेवा का प्रकार, मतलब वो वस्तु कैसी है और वो सेवा कैसी है, उसके आधार पर भी ये निर्भर करता है कि हम कौन सा परिवहन चुनेंगे। जैसे अभी हमने कहा कि तरल वस्तु के लिए हम कौन सा चुना? पाइपलाइन। तो ये सस्ता पड़ता है तरल पदार्थों के लिए पाइपलाइन। एक बार बिछाने के बाद में एक छोर से डालने पर दूसरे छोर पे निकल जाता है। दूसरा है पॉइंट हमारा परिवहन की लागत। अब परिवहन में लागत कितनी आ रही है और उस वस्तु का मूल्य कितना है। मान लीजिए अगर वस्तु के मूल्य से ज्यादा लागत आ रही है तो हम उस परिवहन को नहीं चुनेंगे और दूसरा चुनेंगे। जैसे सबसे महंगा हमारा वायु परिवहन होता है और सबसे सस्ता जल होता है। तो हमारी जो नीड होती है उसके आधार पर हम ये चर्चा करेंगे और ये उनका चयन भी करते हैं। उपलब्ध का माध्यम, जैसे एक बेसिकली उदाहरण लेते हैं कि पेट्रोलियम को पाइपलाइन से भेजना सस्ता पड़ता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास में पाइपलाइन होनी भी चाहिए। अगर हमारे पास में पाइपलाइन नहीं है तो हम पेट्रोलियम पाइपलाइन से नहीं भेज सकते। जल परिवहन के लिए नदियों का होना भी जरूरी है। समुद्र तो खैर है ही, लेकिन अंतर महाद्वीपीय जल परिवहन के लिए नदियों का होना भी बहुत जरूरी है। भारत जैसे देशों में जल परिवहन जो है वो नदियों के द्वारा बहुत ही कम होता है, तो ये उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। अब देखिए, इन परिवहनों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अगर प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि जो सड़क परिवहन होता है ये कम दूरी के लिए फायदेमंद होता है और ये घर घर सेवा देता है, डोर टू डोर। ठीक है। बाकी कोई भी परिवहन ऐसा नहीं है जो डोर टू डोर जाएगा। सिर्फ सड़क परिवहन एक ऐसा है जो घर घर सेवा देता है और ये कम दूरी के लिए लाभदायक है। दूसरा परिवहन है हमारा रेल परिवहन, जो लंबी दूरी के लिए अच्छा है और भारी सामानों के लिए। अगर हमें लोहे, कोयला जैसा कोई भारी सामान भेजना है तो उसके लिए कौन सा अच्छा है? रेल परिवहन। और ये लंबी दूरी के लिए भी फायदेमंद है। कैसा है हमारा वायु परिवहन? तो ये उच्च मूल्य का होता है और इसके अंदर नाशवान वस्तु भेजी जाती है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मांस हो गया, दवाइयाँ हो गई, ठीक है, फल फ्रूट हो गए। तो इन सभी को हवाई जहाज से भेजना फायदेमंद रहता है, और वो भी जो उच्च मूल्य की हो, सस्ती नहीं, क्योंकि वस्तु के मूल्य से लागत ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका चयन किया जाता है। और जल परिवहन ये सबसे सस्ता होता है और भारी सामानों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इन सब में सस्ता कौन सा होता है? जल। ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। आइए अब हम स्थल परिवहन के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि स्थल परिवहन के अंतर्गत 2 प्रकार के परिवहन है, एक सड़क और दूसरा महामार्ग। ये सड़कों का ही विकसित रूप महामार्ग है। हम रेल परिवहन को आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम सड़क परिवहन की बात कर रहे हैं। उसी सड़क परिवहन में हमारा विकसित रूप है कौन सा? महामार्ग। अब देखिए, सड़क परिवहन के अगर इतिहास के बारे में बात की जाए तो जो सड़क परिवहन था ये मानव से शुरू होता है। यानी कि जब मानव का शुरुआती दौर था तो सामान को स्वयं ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कंधों पर लाद के ले जाता था, या खींच के या धकेल के ले जाता था। धीरे धीरे उसने पशुओं का इस्तेमाल करना सीखा और उसने पशुओं पर सामान को लाद कर ले जाना शुरू किया। अब मानव जो था धीरे धीरे डेवलप होने लगा, उसकी समझ विकसित हुई,
तो उसने पहिए का आविष्कार किया और उस पहिए के आविष्कार से उसने बैलगाड़ियां बनाई, बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ी वगैरह कुछ बनाई और उन पे सामान, और खुद भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगा। लेकिन समय और विकसित हुआ, मानव का नॉलेज और बढ़ा और धीरे धीरे उसने एक नई तकनीक का आविष्कार किया, भाप इंजन। जो स्टीम इंजन थे उनका आविष्कार किया और उन्होंने लंदन के अंदर पहली ट्रेन चलाई 1925 या 1825 के अंदर। कहाँ पर चलाई? लंदन या इंग्लैंड के अंदर। ये चली थी हमारे स्टॉकटन से लेकर के डर्लिंगटन तक, स्टॉकटन से डर्लिंगटन, ठीक है। ये उन्होंने पहली ट्रेन चलाई थी और धीरे धीरे उन्होंने आने वाले कुछ ही सालों के दौरान रेल परिवहन को इतना ज़्यादा सुदृढ़ और विकसित कर लिया कि जिसकी आज भी हमें संरचना देखने को मिलती है। क्योंकि विश्व में लगभग बहुत सारे देशों में इंग्लैंड का ही राज था, तो उन्होंने सड़क परिवहन को बहुत तेज़ी से विकसित किया। यहाँ तक कि 1853 में भारत में भी उन्होंने रेल परिवहन शुरू कर दिया था। अब जब भाप इंजन का आविष्कार हो गया तो उन्होंने अंतर्दहन इंजन भी बनाया। अंतर्दहन इंजन जो आज हम गाड़ियों में देखते हैं, जो सड़कों पर गाड़ियाँ चलती है ना, उनमें अंतर्दहन इंजन का उपयोग होता है, जो डीजल या पेट्रोल से चलती है। तो ये हमारे सड़क परिवहन पे क्रांति लाई अंतर्दहन इंजनों ने। तो इस प्रकार से सड़क परिवहन का विकास हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि जो कच्ची सड़कें होती हैं वो निर्माण में तो सरल होती है लेकिन वर्षा में अनुपयोगी होती है। जो गांव की आप सड़क देखते होंगे, निर्माण में बहुत ईजी है, थोड़ा सा रोड़ी और कंकड़ डाला, सड़क बन गई। लेकिन वर्षा में अनुपयोगी, जगह जगह पानी भर जाता है, कीचड़ बन जाता है, जिसके कारण से ये सड़क कोई काम की नहीं रहती। अब आते हैं पक्की सड़कों पर। ये 12 मासी होती है, यानी कि परमानेंट होती है, पूरे वर्ष भर ये उपयोगी रहती है और विकसित देशों के अंदर ये बेहतर है। मतलब इनकी जो गुणवत्ता है उच्च गुणवत्ता है। कैसी है गुणवत्ता? उच्च गुणवत्ता, ठीक है। तो आजकल ये पक्की सड़कों का दौर बढ़ रहा है। आगे देखते हैं कि सड़कों का जो विश्व सड़क नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सड़कों की अगर लंबाई की बात की जाए पक्की सड़कों की, तो लगभग वो कितनी है? 150 लाख किलोमीटर, मतलब 1.5 करोड़ किलोमीटर सड़कें पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो 33% सड़कें अकेले यूएसए के अंदर है। मतलब इतनी ज़्यादा सड़कें अमेरिका के अंदर है। तो इस प्रकार से ये सड़क परिवहन था। आइए आगे महामार्गों के बारे में जानते हैं। अब हम प्रमुख महामार्गों के बारे में जानते हैं। देखिए, महामार्गों की अगर परिभाषा देखें तो ये दूरस्थ स्थानों को जोड़ती है और ये पक्की सड़कें होती है। अब दूरस्थ स्थान आपके महानगर हो सकते हैं, प्रमुख बंदरगाह हो सकते हैं, या महाद्वीप का एक छोर से दूसरे छोर का स्थान भी हो सकता है। तो ये प्रमुख महामार्ग होते हैं। इनकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ये 80 मीटर चौड़े होते हैं, ठीक है। 80 मीटर चौड़े, मिनिमम 80 मीटर तक ये चौड़े होते हैं। और यहाँ पर जो यातायात होता है वो अबाधित होता है, मतलब वो यातायात रुकता नहीं है, अबाधित यातायात। टोल वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्टली चढ़ के सड़कों पर वाहन पूरी स्पीड से अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ते रहते हैं, ठीक है। आगे अगर बात की जाए कि विश्व में प्रमुख महामार्ग कौन कौन से हैं, तो अगर प्रमुख महामार्गों में बात की जाए तो पहला हमारा आएगा उत्तरी अमेरिका, यूएसए। यहाँ पर सड़क घनत्व सर्वाधिक है, सबसे उच्च घनत्व है। और ये घनत्व की बात की जाए तो ये है 0.65 किलोमीटर वर्ग, यानी कि 0.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कें फैली हुई है। और प्रमुख अमेरिका के प्रमुख महामार्गों के बारे में देखें तो पहला है हमारा ट्रांस कनाडियन, जो कि वैंकूवर से सेंट जॉन तक जाता है। अब जो मैप के अंदर आप देखोगे तो कनाडा जो है ये यूएसए के ठीक ऊपर है। तो ये जो महामार्ग है ये अमेरिका के पश्चिमी तट और पूर्वी तट को आपस में जोड़ता है। वैंकूवर आपके पश्चिम में है और सेंट जॉन आपके पूर्व में है। ये पश्चिम में हो जाएगा वेस्ट, और ये ईस्ट में। तो इस प्रकार से दोनों स्थानों को जोड़ने का काम कौन करता है? ट्रांस कनाडियन। अब अगर बात की जाए अलास्का राजमार्ग की, तो ये जो है ये एडमंटन से एनकरेज को जोड़ता है। एडमंटन आपके कनाडा में है और ये हो जाएगा आपके अलास्का में, यानी कि जो यूएसए का पार्ट है अलास्का, यहाँ पर आपके यह, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रमुख रेल महामार्ग है। अगला महामार्ग है हमारा पैन अमेरिकन महामार्ग। ये अभी तक बना नहीं है, लेकिन बनने की प्रक्रिया लगभग 80% तक पूरी हो गई है। ये जो पैन अमेरिकन महामार्ग है ये उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका
दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ता है। इसके अंदर आप मध्य अमेरिका भी लिख सकते हो। ये तीनों महाद्वीपों को आपस में जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन सा है? ट्रांस कनाडियन सॉरी पैन अमेरिकन महामार्ग। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका के अंदर 3 महामार्ग होते हैं। पहला हमारा ट्रांस कनाडियन महामार्ग, ये पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है। अलास्का राजमार्ग एडमंटन से एंकरेज तक, यानी कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक। और बात की जाए पैन अमेरिकन महामार्ग की, तो ये दोनों अमेरिकन महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। अब हम अगर रूस के महामार्गों के बारे में बात की जाए तो आप जानते हैं कि रूस जो है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा फैला हुआ है। और वही रूस का जो सर्वाधिक क्षेत्र है या सर्वाधिक जनसंख्या है, वो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो यूराल पर्वत के पश्चिम में निवास करती है। यानी कि जो रूस का यूरोप वाला क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है, सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र भी मिलते हैं। इसलिए रूस का सर्वाधिक रेल सघन जाल जो है वो भी हमें कहाँ मिलेगा? यूराल पर्वत के पश्चिम में, यानी कि बात की जाए कहाँ पर? मॉस्को में या मॉस्को में, ठीक है, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर हमारा सड़क मार्ग है, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक महामार्ग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महामार्ग है हमारा। तो पूछा जा सकता है कि रूस का प्रमुख महामार्ग कौन सा है? तो मॉस्को से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक जो महामार्ग है ये रूस का सबसे महत्वपूर्ण महामार्ग है। आइए अगले महामार्गों के बारे में जानते हैं। देखिए, जो चीन है इसके अंदर क्रिस क्रॉस करती हुई सड़कें मिलती हैं, यानी कि इस प्रकार से आपको सड़कें मिलेगी। ये जो है इसमें ऐसे करके सड़कें आपको खूब सारी मिलेगी क्रिस क्रॉस करती हुई। मतलब हर एक स्थान को जोड़ने के लिए यहाँ पर सड़कें, चाहे वो सुदूर उत्तर में हो, चाहे सुदूर दक्षिण में हो, चाहे सुदूर पूर्व या पश्चिम में हो। जैसे कि प्रमुख शहरों के बारे में देखें तो शंघाई हो गया, बीजिंग हो गया और गुवांगजाओ हो गया। ये इसके प्रमुख 3 स्थान हैं, और भी बहुत सारे स्थान हैं यहाँ पे। अब यहाँ का प्रमुख अगर महामार्ग देखा जाए तो वो तिब्बती महामार्ग है। इस चेंगदू से लेकर के लहासा तक के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है। अब अगर महामार्गों में चीन की प्रगति देखें तो चीन ने महामार्गों के अंदर अभूतपूर्व प्रगति की है। यहाँ पर हमको खूब चौड़ी सड़कें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, अफ्रीका के अंदर बात की जाए तो उत्तर के अंदर उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरियस से लेकर के गुयाना के कोनाक्री तक सड़कें हमको मिलती हैं। महामार्ग, यह प्रमुख महामार्ग है। दूसरा देखिए तो काहिरा से लेकर के केपटाउन तक, ये जो है ये प्रमुख कोयलों के लिए या सोने के लिए जाने जाते हैं। तो ये प्रमुख महामार्ग हैं। भारत के अंदर अगर महामार्ग देखा जाए तो एक महामार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, ये 4 भारत के प्रमुख महानगर है, इनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब जैसे भारत अपने महामार्गों की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। भारत ने जैसे अभी भारतमाला सड़क बनाई है, तो ये भी एक प्रमुख महामार्ग हो जाएगा भारत के अंदर, भारतमाला। उसी तरह उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, तो ये प्रमुख ऐसी सड़कें हैं। तो भारत भी आगे बढ़ रहा है महामार्गों की श्रेणी में। अगली हमारी प्रमुख सड़कें हैं सीमावर्ती सड़कें। महामार्ग यही तक खत्म होते हैं हमारे सभी महाद्वीपों के। देखें, इनको देख लेना एक बार और पढ़ लेना है कि ये महामार्ग किन किन शहरों को आपस में जोड़ते हैं। अब अगर सीमावर्ती सड़कों के बारे में बात की जाए तो सीमावर्ती सड़कें वो होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे पर बनाई जाती हैं और सैन्य शिविरों के लिए। किसके लिए? सैन्य शिविरों के लिए, ठीक है, ताकि युद्ध के दौरान या युद्ध नहीं भी हो रहा है तब भी रसद सामग्री पहुंचाने के लिए इनका निर्माण किया जाता है, ताकि अगर युद्ध का माहौल भी है तो तेजी से हम रसद सामग्री एक शिविर से दूसरे शिविर तक पहुंचा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।